तो दोस्तों, एक और नया दिन और एक नई कहानी, नया किस्सा लेके मैं हाज़िर हूँ आपके सामने। आज आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा जो मैंने बहुत करीब से देखा अपनी पत्रकारिता के ज़माने में, उस ज़माने का बहुत सेंसेशनल केस था मुंबई में। और बहुत क्राइम ब्रांच को बहुत ज़ोर लगा के इनको काफ़ी बड़े लेवल पे प्लान करके इस पूरी साजिश को नाकाम किया गया था। और उस किस्से के मास्टरमाइंड थे, आप हैरान हो जाओगे सुन के, एक बबलू श्रीवास्तव और दूसरा सुभाष सिंह ठाकुर। अंडरवर्ल्ड के दो बड़े नाम जो किडनैपिंग की एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे थे 1993 में। उसमें इन्होंने टारगेट किया मुंबई के दो बड़े जो बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनसे बहुत बड़ी फिरौती की मांग करने की फिराक में थे ये लोग। और उस चक्कर में इन्होंने 3-4 महीने उनकी रैकी की। घर से कब निकलते हैं, कौन सी गाड़ी में जाते हैं, कितने लोग साथ में होते हैं, फैक्ट्री में कैसे एंट्री की जाती है, उसके अलावा कहीं किसी रेस्टोरेंट में, किसी क्लब में, किसी होटल में जाते हैं, या जो भी उनका कहीं सैर करने जाते हैं गार्डन में, तो वो पूरा इन्होंने 3 महीने लगा के उसमें 12 लोग इनके बबलू श्रीवास्तव के लगे हुए थे, जिनमें से 2-3 जो लोकल लोग थे, दोनों टीमों के जो हेड थे वो मुंबई के ओरिजिनल रहने वाले थे। और वो दोनों लोग सुभाष सिंह ठाकर के साथ ताल्लुक़ रखते थे। तो ये दोनों ने मिलके जो प्लानिंग बनाई, अनफॉर्चुनेटली जब उन दोनों लोगों को किडनैप करना था, उनको किडनैप करके जहाँ लेके जाना था वहाँ पे घर भी लेके रखे गए थे। वहाँ उनको कितने दिन रखना पड़ेगा उसका सब इंतज़ाम भी करके रखा गया था। ग्रॉसरी आइटम, ये वो सब, टेलीफोन की सुविधा, अर्नब जो भी होता है इनका, वो सब बंदोबस्त कर लिए गए थे। लेकिन अचानक मुंबई में 12 मार्च को 1993 को ब्लास्ट हो जाते हैं। और उसके बाद पूरी मुंबई में हफरा तफरी, हर जगह की पुलिस इंक्वायरियाँ चल रही थी, नाकाबंदी चल रही है, राउंड अप चल रहे थे, नाइट पेट्रोलिंग हो रही थी। तो वो इतना पुलिस की प्रेजेंस गलियों में, सड़कों में थी कि इनको वो हालात ठीक नहीं लगे। और टेम्परेरली इन्होंने वो जो ऑपरेशन था दो बड़े लोगों को किडनैप करने का, वो अबैंडन कर दिया, फॉर द टाइम बिंग छोड़ दिया। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सुभाष सिंह ठाकुर मुंबई के और कई केसेस में इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद पकड़ा भी गया, भाग गया, जमानत हुई, फिर पकड़ा गया। उस चक्कर में और दूसरी तरफ जो बबलू श्रीवास्तव था, वो कुछ 2-3 बड़े केसेस में उसको पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीबीआई, ये सब ढूंढ रही थी। वो एक ठिकाने पे नहीं था, भागा हुआ था। तो कहीं ना कहीं से उनको आने वाले 3 साल वो जो ऑपरेशन था वो रोक के रखना पड़ा। उसके बाद अचानक कैसे हुआ कि पुलिस के दबाव से बचने के लिए बबलू श्रीवास्तव ने नकली पासपोर्ट बनाया, नकली वीज़ा बनाया और सिंगापुर के लिए रवाना हो गया। उसको आगे सिंगापुर से कहीं और जाना था जो प्लानिंग की थी, लेकिन सिंगापुर की इमिग्रेशन अथॉरिटी ने उसको पकड़ लिया और उसको डिपोर्ट कर दिया। और जब डिपोर्ट करने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पे वापस आया तो उसको सीबीआई ने अरेस्ट किया और तिहाड़ जेल में डाल दिया। वो इतनी एक बड़े आराम से जिस आदमी को सीबीआई इतने सालों से ढूंढ रही थी, उसको अगर सिंगापुर डिपोर्ट नहीं करता तो शायद इनके हाथ नहीं लगता। तो खैर, बबलू श्रीवास्तव तिहाड़ जेल में बंद, सुभाष सिंह ठाकुर किसी और जेल में, एक और किसी और केस में दूसरी जेल में बंद। लेकिन इन्होंने अंदर से फिर तालमेल बनाया। और जब आदमी जेल में होता है तो उसके खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। उसको जेल के लोगों को पैसे देने हैं, अपने जो उनके कारिंदे बाहर बैठे हैं उनका खर्चा चलाना है, आने वाले जो क्राइम की प्लानिंग करनी है, वकीलों को पैसे देने हैं, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं डिफरेंट केसेस के, उनके साथ सेटिंग करनी है। तो इनको जब जेल में बैठे पैसे की दिक्कत, किल्लत महसूस हुई, तो इनको याद आया कि जो 93 में हमने 2 लोगों के लिए इतनी तैयारी की थी, उसको वापस रिवाइव किया जाए। तो 97 की जनवरी में
इन्होंने दोबारा वो केसेस उनके ऊपर दोबारा ध्यान दिया और 5 लोगों की एक टीम डेप्यूट की गई। उत्तर प्रदेश से 4 बदमाश बम्बई भेजे गए हथियारों के साथ और एक लोकल आदमी जो था बम्बई का, उसका नाम था अजीज़ अबू बकर, उसको लीडर बनाया गया। अजीज़ अबू बकर जो था वो जुहू तारा रोड जो मुंबई का बड़ा एक पॉश इलाकों में से गिना जाता है। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से जब हम जुहू बीच की तरफ समुद्र के किनारे की तरफ जाते हैं तो पूरी रोड का जो नाम है वो जुहू तारा रोड है। उसी रोड पे एक इकबाल मिर्ची का होटल हुआ करता था, एक वहाँ पे सिनेमा हुआ करता था, सिनेमा हॉल, जो वहाँ से टूट गया। और उसी रोड पे ख्वाजा अहमद आबास, इतने बड़े राइटर थे, उनका घर था। तो वो इतने बड़े लोगों का रिहायशी इलाका, उस इलाके की एक बिल्डिंग के एक फ्लैट में ये अजीज़ अबू बकर अपनी फैमिली के साथ रहता था। किसी को कोई शक नहीं था या अंदेशा नहीं था कि उनके साथ रहने वाला ये शरीफ सा नज़र आने वाला आदमी कितना बड़ा मास्टर किडनैपर है। उसके खिलाफ ऑलरेडी 7-8 किडनैपिंग के केस चल चुके थे और हर केस में से वो ज़मानत लेके बाहर आ चुका था। उसके पहले उसने एक मुंबई में एक बच्चे का किडनैप किया था, उसके बाद मलाड के एक बिजनेसमैन का किडनैप किया था। दोनों में अच्छी खासी फिरौती की रकम लेके वो अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था। एक उसने सेफ हाउस पूना में निगड़ी इलाका में बना के रखा हुआ था, जहां बाहर से आए लोगों को पनाह दिया करता था। और ऐसा लगता है कि जो बबलू श्रीवास्तव और सुभाष सिंह ठाकुर ने जो इन 2 बड़े बिजनेसमैन को उठा के पूना के उसी निगड़ी वाले हाउस में लेके जाना था जो अबू बकर ने पहले से ही लेके रखा हुआ था। खैर, तो 93 वाले 2 बिजनेसमैन में से एक आदमी जिसको जो भनक लग गई थी कि उसको किडनैप किया जा सकता है, वो देश छोड़ के भाग गया। अपना बिजनेस बंद करके, डायमंड का कोई डीलर था बड़ा, वो अपना काम बंद करके वो ब्रसेल्स चला गया। वहाँ जाके उसने अपना अड्डा बना लिया। यहाँ पे बचा दूसरा आदमी जो एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाता था। बम्बई में एक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है जो मुंबई से गुजरात और नॉर्थ इंडिया की तरफ जाता है। दिल्ली पंजाब जाना है तो उसी रोड से जाना पड़ता है, उसको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कहते हैं। उस पर जो हमारा डोमेस्टिक एयरपोर्ट है मुंबई का, जिसको सांता क्रूज एयरपोर्ट भी कह देते हैं, उसके जो बिल्कुल नज़दीक एक फैक्ट्री हुआ करती थी। उस कंपनी का नाम था ग्यूफेक बायोसाइंसेस लिमिटेड। तो ये बहुत सोफिस्टिकेटेड और महंगी दवाइयाँ बनाया करते थे और काफ़ी उनकी प्रोडक्ट जो थी वो एक्सपोर्ट भी होती थी। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि शायद वो अंदर खाते कहीं वो मैन्युफैक्चरिंग जो होती थी उसमें कुछ और किस्म का सामान भी बनाया जाता था, लेकिन उसकी बात पुलिस रिकॉर्ड में कभी आई नहीं। उस आदमी को टारगेट क्यों बनाया गया ये आज तक कभी किसी के समझ में नहीं आया। वो बहुत पैसे वाला शख्स था, मुझे नाम मालूम है लेकिन मैं लेना नहीं चाहूँगा। उसके आगे फैमिली है, बच्चे हैं जिनको आज मालूम भी नहीं होगा कि कभी इतने साल पहले उनके बाप को किडनैप करने की कोशिश की होगी। तो उनका एक बेंगलो था जुहू में बहुत बड़ा, जो आज का जो जुहू पुलिस स्टेशन है उसके बिल्कुल सामने पड़ता है। उस टाइम पे जो पुलिस स्टेशन रोड की दूसरी तरफ हुआ करता था मिठी बाई कॉलेज के पास। बाद में एक नई बिल्डिंग बनाई गई, उसको शिफ्ट किया गया, तो उसके सामने वो बगला पड़ता था। उसी रो में अमिताभ बच्चन का जो जानक और ये दूसरी बिल्डिंग उनका जो ऑफिसेज हैं जहाँ पे उनका बेटा और वो फैमिली रहती है, प्रतीक्षा दूसरी साइड पे है, जानक दूसरी साइड पे है। तो उस बगले की रो में ही इसका जो इस दवाइयों की कंपनी का गिफ्ट कंपनी का जो मालिक था वो उस बंगले में रहता था। तो उसकी फैक्ट्री विले पार्ले में हाईवे पे थी, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो रोज़ का उसका रूटीन था जुहू से घर से निकल के अपनी फैक्ट्री में विले पार्ले जाना, जो तकरीबन उस ज़माने में
18-20 मिनट का सफ़र बाई रोड हुआ करता था। तो उस आदमी को, उस शख्स को, फैक्ट्री के मालिक को ये मैसेज आने शुरू हो गए कि आप 25 करोड़ रुपया हमें दे दीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में कभी भी आपको किडनैप करेंगे, जहाँ आपको मार देंगे। तो वो उसको धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई थी। ये अंडरवर्ल्ड का तरीका होता है किसी आदमी को डराने का, प्रेशराइज करने का, और ताकि वो जल्दी हमारी बात को मान ले। ये सिलसिला शुरू हुआ जनवरी 1997 में। उस ज़माने में क्राइम ब्रांच के इंचार्ज हुआ करते थे आर एस शर्मा, जो बाद में पुलिस कमिश्नर भी बने, और जो डीसीपी क्राइम थे वहाँ पे वो के.एल. प्रसाद थे। मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत बढ़िया ऑनेस्ट ईमानदार ऑफिसर थे। आज सुबह मैंने उनसे बात किया। वो रिटायर होने के बाद आईसीआईसी बैंक में आजकल एडवाइजरी रोल में कुछ काम कर रहे हैं। लंबी चौड़ी मेरी बात बहुत सालों के बाद के.एल. प्रसाद साहब से आज हुई। तो उनको इस केस के बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और उन्होंने बोला कि मैंने कभी नोट्स लेके रखे नहीं थे, लेकिन इस किस्म का केस हुआ था वो मुझे याद है, लेकिन इसकी डिटेल ज़्यादा मुझे नहीं मालूम। तो नाम भी भूल गए थे वो उस आदमी का। लेकिन मैंने जो इन्वेस्टिगेटिव टीम थी जिसने ये केस सॉल्व किया था, उसके जो इंचार्ज थे उस ज़माने पे इंस्पेक्टर विलास टूपे, जो बाद में एसीपी रिटायर हुए, उनसे मैंने कल भी बात की, आज भी बात की। उसी टीम में एक और ऑफिसर थे जो 3-4, उनसे भी मैंने बातचीत किया। किसी से कोई बात निकली, किसी से कुछ बात। और ये भी मालूम पड़ा कि विलास टूपे साहब ने जो अपनी एक किताब लिखी है, बॉम्बे में अवेलेबल है, उसमें भी उन्होंने इस किस्से का जिक्र किया है। कोई इन्वेस्टिगेशन जो अच्छी उस टाइम पे मुंबई पुलिस की हुई थी, जिनमें विलास टूपे का रोल था, उन्होंने अपने वो एक्सपीरियंसेस एक किताब में लिखे हैं। लेकिन बहुत सारी डिटेल उन्होंने उसमें नहीं लिखी। उनका कहना था, जब मैंने आज बात की, कि हमने नाम नहीं देते किसी का, ताकि उनकी ज़िंदगी को, उनकी जान को बाद में कभी खतरा ना हो। तो मेरी भी ये एक शुरू से पॉलिसी रही है कि नाम फैमिली के, बच्चों के, लेडीज़ के, घर की बातें किसी की ना हो तो अच्छा रहता है। और वो शख्स कोई क्रिमिनल भी नहीं था जिसका नाम लेके उसको नेम किया जाए, शेम किया जाए। तो खैर, उसके बंगले के, जब उसने इनकी धमकी से नहीं डरा, तो उसके बंगले के ऊपर जो 4 लोग यूपी से सुभाष सिंह ठाकुर ने भेजे थे बम्बई, और उनकी निगरानी के लिए अबू बकर को रखा था, जो सुभाष सिंह ठाकुर का आदमी था बम्बई में। ये 5 लोगों ने जो निगरानी करनी शुरू की, उसकी वजह से थोड़ा सा उस फैक्ट्री मालों को शक हुआ कि शायद ये कुछ जो अनजान लोग मुझे कुछ दिनों से नज़र आ रहे हैं मेरी फैक्ट्री के बाहर, कभी मेरे बंगले के बाहर, तो कुछ जान को खतरा हो सकता है। और वो इतनी बड़ी बात पुलिस के, लोकल पुलिस के साथ नहीं करना चाहता था। उसने किसी तरह अपना असर सूख लगा के प्रसाद साहब को अप्रोच किया, के.एल. प्रसाद को, डीसीपी क्राइम को। प्रसाद साहब ने एक अपने जो खास क्राइम ब्रांच की टीम थी जो उस एरिया को देखती थी, उसको बुला के मीटिंग लिया, जिसमें ये सब लोग थे जिनके मैंने नाम लिए, विलास टूपे, अंसार पीरजादे, इस किस्म के और ऑफिसर। इन्होंने एक पूरा प्लानिंग किया कि कैसे उस बिल्डर को भी, उस इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बचाना है और क्रिमिनल को भी पकड़ना है। उस ज़माने में कोई ये इनका ये कोई इरादा नहीं था कोई एनकाउंटर करने या कुछ करना है। मज़ेदार बात ये है, मैं बाद में कहीं भूल जाऊंगा, आपको बता दूं कि विलास टूपे ने अपनी पूरी ज़िंदगी में पुलिस कैरियर में एक भी एनकाउंटर नहीं किया, और लेकिन सबसे ज़्यादा आरोपी भी पकड़े हैं। तो उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग था। खैर, तो इन्होंने जब वहाँ पे निगाह रखी तो मालूम पड़ा कि वो लोग जो बगले पे रैकी कर रहे थे, वो अपनी अपनी जो शिफ्ट उनकी रखी थी 2-3-4 घंटे की, उसके बाद वो पैदल चल के वहाँ से नज़दीक एक समुंदर के किनारे पे एक अपार्टमेंट ब्लॉक था, जिसमें एक घर में वो जाके रहते थे। तो पुलिस ने बड़ा डिस्क्रीट तरीके से अपनी अलग-अलग टीम बना के जब उस फ्लैट की निगरानी अपनी तरफ से तहकीकात शुरू किया, तो मालूम पड़ा उसमें एक बुज़ुर्ग आदमी और एक बुज़ुर्ग औरत रहती है, और उस औरत के साथ उसकी एक फ्रेंड और औरत भी रहती है।
और वहाँ पे 4 ये लोग कुछ अनजान किस्म के भी उस समुंदर के किनारे बने हुए फ्लैट में रहते हैं। 2 बेडरूम का हॉल का फ्लैट था। तो पुलिस ने पूरी निगरानी रखी और जब इनको मालूम पड़ा कि इनकी जो अंदर से वॉचमैन से जो और लोगों से जब उनकी चहलकदमी से, तो पुलिस को इस बात का अंदेशा हो गया कि ये चारों लोग हैं ये आर्म्ड हैं, इनके पास हथियार हैं। इसमें एक सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो मैं पहले कभी पुलिस ने नहीं देखी, जो चारों लोग सुभाष सिंह ठाकर ने यूपी से बम्बई भेजे थे, उनमें एक हिंदू था, एक मुसलमान था, एक क्रिश्चियन था और एक सरदार जी था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक फार्मूला बबलू श्रीवास्तव ने बहुत से केसेस में इस्तेमाल किया है। यहाँ भी उसने जो आदमी भेजे उनमें जो सबसे ख़तरनाक किस्म का शार्प शूटर था वो नदीम था, वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला। और उसके साथ जो क्रिश्चियन था रिचर्ड्स, वो बम्बई का भी रहने वाला था, उसका पूना में भी घर था। और वो इस गैंग के साथ ग्रिकापट्टी, एक श्याम किशोर ग्रिकापट्टी एक बहुत बड़ा राइट हैंड मैन रहा है सुभाष सिंह ठाकुर का, वो उसका दोस्त था। वो एक ही इलाके में पैदा हुए थे, बड़े हुए थे। तो ग्रिकापट्टी में टच के आने के बाद रिचर्ड जो अंधेरी एरिया में रहता था, वो उसके देख देख के वो बबलू श्रीवास्तव के गैंग के साथ मिल गया। और तीसरा जो आदमी था वो राजेश था, वो हिंदू, वो भी यूपी का रहने वाला। और आखिरी आदमी करण सिंह सरदार जी, वो भी उत्तर प्रदेश में सेटल हुआ। तो ये चारों लोग नदीम, रिचर्ड्स, राजेश और करण सिंह, ये चारों लोग बबलू श्रीवास्तव के लिए सुभाष सिंह ठाकर के कहने पे 4 सोफिस्टिकेटेड वेपन लेके बम्बई में उस घर में रहने लगे अबू बकर की निगरानी के नीचे, जहाँ से बैठ के उन्होंने उस दवाइयाँ बनाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट को किडनैप करना था और 25 करोड़ रुपए की फिरौती उससे वसूल करनी थी। उनकी बदकिस्मती ये हुई कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिन रात मेहनत करके 3 दिन उनको निगरानी करके फैसला किया कि उस घर को रेड किया जाए, क्योंकि वो हथियारबंद थे। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर चाहते थे कि पूरी तरह बिल्डिंग को सिक्योर किया जाए, तो एडिशनल फोर्सेस मंगवाई गई। कुछ लोग उस बिल्डिंग की टेरेस पे तैनात किए गए, कुछ लोग साथ वाली बिल्डिंग की टेरेस पे तैनात किए गए, और जो बाकी जितने रास्ते वहाँ से बाहर जाने के थे 3-4, वो सब ब्लॉक किए गए। और एक मौका देख के रात को, आधी रात को 2 बजे के करीब क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स ने उस घर का दरवाज़ा खड़काया। वो एक औरत ने खोला और वो औरत आदमियों को देख के घबरा गई एकदम। तो इन्होंने कहा कि घबराने की बात नहीं है, हम पुलिस वाले हैं और आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके खाली तलाशी लेना चाहते हैं घर की। हमें पता चला है कि जहाँ कुछ बाहर के लोग आके ठहरे हुए हैं। वो जो अंदर वाला बेडरूम था उसमें चारों लोग सोए हुए थे। बाहर वाले रूम में ये दोनों औरतें थी, उसकी एक सहेली और अबू बकर और जो दूसरे आदमी थे वो दूसरे बेडरूम में थे। तो पुलिस ने अंदर घुस के, जो पीरज़ादा अंसार पीरज़ादा की आवाज़ बहुत हैवी है, बहुत ऊंची आवाज़ है, उन्होंने अंदर जाते ही अपने रिवाल्वर सबके हाथ में थे, वेपन जो भी थे क्राइम ब्रांच की टीम के पास, इन्होंने जो अंसार पीरज़ादे थे उन्होंने ऊंची आवाज़ में अनाउंस किया कि हम क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसर हैं, आप बिना किसी शरारत के, बिना कोई पंगा लिए आराम से दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाओ, नहीं तो सब के सब मारे जाओगे, आपको चारों तरफ से घेर लिया है। और बड़ी हैरानी की बात है कि किसी आदमी ने भी, हालांकि 4 हथियार उनके पास थे, 5 थे, एक और भी मुझे बताया तूफे साहब ने कि 5 हथियारों के साथ वो 5 के आदमी रात को पकड़े गए। उनको वहाँ से निकाल के पुलिस क्राइम ब्रांच ले जाया गया। वहाँ पे जाके उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई और उन्होंने पूरी कहानी बताई कि हमने एक दिन आपकी निगरानी के पहले उस कारखानेदार पे, इंडस्ट्रियलिस्ट पे, जब वो एयरपोर्ट जा रहा था तो उसको हमने उसकी गाड़ी को घेरा था, लेकिन तभी ट्रैफिक जो बंद हुआ था सिग्नल पे, वो चल पड़ा। इतनी गाड़ियाँ अचानक आ गई कि हमें मौका नहीं मिला उसको गाड़ी से निकाल के या उसकी गाड़ी के अंदर बैठ के उसको लेके जाने का। तो हमारी एक अटैम्प्ट जो थी वो विफल हो गई थी।
वो आदमी उसके बाद अमेरिका चला गया। लेकिन उसके बाद ये लोगों को भी लगा कि आदमी बाहर गया तो कब तक हम इसकी वेट करेंगे, तो उसके पहले ही जो को अगला कदम उठाते, उसकी फैमिली के किसी और बंदे को उठाने का कुछ काम करते, वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तो ये उस ज़माने का अपने आप का सबसे, बम्बई में इतनी बड़ी फिरौती उसके पहले किसी केस में नहीं मांगी गई थी जो इससे मांगी गई थी। जैसे डर के वो पुलिस के पास गया और पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने ये केस सॉल्व किया, और वो केस में भी सुभाष सिंह ठाकर के ऊपर केस चला, बबलू श्रीवास्तव पे केस चल रहा है। तो ये एक किस्सा था जो बम्बई पुलिस ने फाइल किया, और वो बिजनेसमैन इतना डर गया बेचारा, उसने डर के अपनी फैक्ट्री बंद कर दी। आज भी वो फैक्ट्री जो है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे वो बंद पड़ी है। वो अमेरिका जाके सेटल्ड हो गया, उसने हिंदुस्तान ही छोड़ दिया। एक पहले छोड़ गया था बिजनेसमैन, दूसरा ये छोड़ गया। तो अंडरवर्ल्ड से डर के लोग देश छोड़ के चले जाते हैं। जैसे राकेश रोशन चला गया था जब अबू सलेम ने गोलियां चलाई। तो ये कुछ किस्से कहानियाँ मुंबई के आपके सामने हाजिर है। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके आएंगे। कल शायद एक बहुत बड़ी मैं स्टोरी पे काम कर रहा हूँ। अबू सलीम के जब 4 गुर्गे मीरा रोड में छुपे हुए थे, वहाँ पे कैसे एनकाउंटर हुआ, कैसे हुआ, वो किस्सा मैं शायद आपको कल सुनाऊँगा। कल तक इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए सबका शुक्रिया, धन्यवाद।